Hello, people. Welcome back with the all new lecture on Indian economic development, chapter 2, Indian economy from 1950 to 1990, part 2. See, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैप्टर 2 का फर्स्ट पार्ट, यानी कि हमने देखा था कि इंडियन इकोनॉमी जो है 1950 से लेकर के 1990 तक कैसे ग्रो हुई, क्या क्या चीज़ उसमें देखी हमने कि 1940s में कैसे हमारा देश आज़ाद हुआ। देन हमारे लीडर्स के सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ आई कि देश के लिए कौन सी इकोनॉमी बेटर होगी। फिर हमने देखा था कि भाई कितने टाइप की इकोनॉमीज होती हैं, उनमें डिफरेंस भी देखा था, कैपिटलिस्ट क्या होती है, सोशलिस्ट क्या होती है, देन मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, इंडिया ने कौन सा मॉडल अपनाया। आज हम देखेंगे उसके आगे की कहानी, यानी कि जो लास्ट क्लास में हमने सीखा था उसके आगे क्या हुआ। भाई आपने एक इकोनॉमी चुन ली, आपके लीडर्स ने एक इकोनॉमी चुन ली कि भैया हमें मिक्स्ड इकोनॉमी चलानी है देश में, लेकिन चलेगी कैसे, ये सवाल अभी भी हमारे सामने खड़ा हुआ है। तो उसके लिए कैसे प्लानिंग की गई, क्या प्लान्स बनाए गए, 5 ईयर प्लान्स क्या होते हैं, उनके उद्देश्य क्या होते हैं, गोल्स क्या होते हैं, ये हम आज के लेक्चर्स में सीखने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन टुडेज लेक्चर। तो भाई टाइम आ चुका है जिसके हम लोग वेट कर रहे थे कि भैया इंडिया आज़ाद हो चुका है और इंडिया के जो लीडर्स हैं उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि हमारे देश में मिक्स्ड इकोनॉमी चलेगी। इसके लिए हम लोगों ने शुरू किए 5 ईयर प्लान्स। 5 ईयर प्लान्स बेसिकली 5 साल के लिए बनाए गए प्लान्स थे। 5 साल के लिए बनाए गए जो रूल्स थे कि भाई किस तरह से 5 साल अगले हमारे देश की इकोनॉमी हमारे लिए चलानी है। अगले 5 साल किन चीज़ों पर हमें फोकस करना है, क्या हमें एग्रीकल्चर को इम्पोर्टेंस देनी है, कि सर्विस सेक्टर को देनी है, कि इंडस्ट्रीज को देनी है। ये अलग अलग 5 ईयर प्लान्स में अलग अलग चीज़ों को इम्पोर्टेंस दिया गया। बट फिर भी 5 ईयर प्लान्स जो हैं वो क्या थे, प्लानिंग क्या होती है और ये प्लान होता क्या है, पहले ये देखते हैं हम, फिर हम इसमें आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि प्लानिंग क्या होती है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। भाई इकोनॉमिक प्लानिंग का अर्थ क्या है। अ प्लान स्पेल्स आउट हाउ द रिसोर्सेज ऑफ अ नेशन शुड बी पुट टू यूज। एक प्लान हमें ये बताता है कि किसी भी देश के जो रिसोर्सेज हैं उन्हें यूज कैसे करना है। भाई देखो हम ये पढ़ चुके हैं कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड वांट्स आर अनलिमिटेड। कि भाई रिसोर्सेज जो होते हैं हमारे पास, संसाधन जो होते हैं वो सीमित होते हैं, जबकि इंसान की इच्छाएं जो है वो अनलिमिटेड होती हैं, सीमित होती हैं। तो बेस्ट तरीके से उन लिमिटेड रिसोर्स को कैसे यूज किया जाए, इसकी जो रूपरेखा होती है उसे हम प्लान कहते हैं। ठीक है, अब जरूरी क्यों है भाई ये। इट शुड हैव सम जनरल गोल्स एज वेल एज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स व्हिच आर टू बी अचीव्ड विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। भाई जब तक एक टाइम निश्चित किया नहीं जाएगा, एक गोल निश्चित नहीं किया जाएगा, तो आप उसे पूरा कैसे करोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके एग्जाम्स आते हैं तो आप सोचते हो भाई 5 दिन की छुट्टी है, 10 चैप्टर है, तो एक दिन में 2 चैप्टर पढ़ लेंगे। दैट इज योर प्लानिंग। तो कोई भी गोल अचीव करने के लिए जो हम तैयारी करते हैं उसे हम प्लान कहते हैं। ड्यूरेशन, अब इंडिया में जो ड्यूरेशन है प्लान्स की वो अपन जानते ही हैं भाई, 5 ईयर प्लान्स होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। इसका मतलब है कि 5 ईयर उसकी ड्यूरेशन होगी। ये हमने लिया था सोवियत यूनियन से, उस टाइम जो यूएसएसआर हुआ करता था, यानी रशिया जो आजकल कहलाता है, उसने सबसे पहले ये शुरू किया था 5 ईयर प्लान्स का फंडा। तो हमने भी वहीं से लिया था, क्योंकि हम जानते हैं कि नेहरू जी जो है सोशलिस्ट मॉडल से कुछ ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, तो उन्होंने भी वहीं से वो उठा लिया। अब इसमें लिया क्या है, दिया क्या है, मतलब जो आपका 5 ईयर प्लान है, इट स्पेसिफाइज द ऑब्जेक्टिव्स टू बी अटेन्ड इन द 5 ईयर ऑफ अ प्लान एंड ऑल्सो व्हाट इज टू बी अचीव्ड ओवर पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। दो चीजें हैं, एक 5 ईयर प्लान होता है, वो तो आप जानते हैं भाई 5 साल में क्या अचीव करना है हमें, और एक होता है पर्सपेक्टिव प्लान। पर्सपेक्टिव प्लान मतलब एक लॉन्ग टर्म प्लान है 20 साल का, कि इन 5 ईयर्स में तो अपन ये छोटा करेंगे, इतना अचीव करेंगे, अगले 5 में ये अचीव करेंगे, उसके अगले 5 में कुछ और अचीव करेंगे, देन फाइनली 20 साल में हमें इतना इतना अचीव करना है। सो वेन एवर यू गो थ्रू दिस मैथड, आप छोटे छोटे गोल्स बनाते हो एक बड़े गोल को अचीव करने के लिए। सिमिलरली छोटे छोटे 5 ईयर प्लान बनाए गए एक 20 साल के लॉन्ग टर्म प्लान को अचीव करने के लिए, जिसे कहा गया पर्सपेक्टिव प्लान। आई होप इट इज क्लियर टू यू। इफ इट इज नॉट क्लियर प्लीज पॉज द साइड स्लाइड एंड देन गो थ्रू इट। अब ये प्लान जो बनाए गए इनके मोटिव क्या थे, उनके उद्देश्य क्या थे। It will be unrealistic to expect that all the goals of a plan to be given equal importance in all the plans. In fact, the goals may be actually in conflict.
मतलब कि हर प्लान में सारे गोल्स को इम्पोर्टेंस देना पॉसिबल नहीं था। बहुत बार क्या होता है कि गोल्स आपस में कॉन्फ्लिक्ट भी करते हैं, मतलब आपके जो दो गोल्स बना रखे हैं दोनों का आपस में विरोधाभास भी है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या दिया, द गोल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी मे बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद द गोल ऑफ इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट इफ द टेक्नोलॉजी रिड्यूस द नीड फॉर लेबर। अब अगर आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेके आओगे, एक मशीन लेके आते हो, अब नई टेक्नोलॉजी वाली, जो मान लीजिए 10 लोगों का काम करती है। पहले जो काम 10 लोग कर पाते थे, अब एक मशीन अकेली करेगी। हमें चाहिए कौन? बस एक चलाने वाला ऑपरेटर। तो ऑब्वियसली बात, 9 लोगों की जॉब तो चली गई। एक तरफ तो आप मॉडर्नाइजेशन की बात भी करते हो, दूसरी तरफ आप एम्प्लॉयमेंट कम कर रहे हो। तो क्या दोनों गोल्स हैं देश में, तो दोनों चीजें आपको लानी है, मॉडर्नाइजेशन भी करना है आपको देश का और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करनी है। तो कभी कभी क्या होता है, हर प्लान में अलग अलग चीजों को इंपॉर्टेंस दिया गया। क्योंकि क्या होता है कि भाई ऐसा नहीं है कि हर गोल को आप एक साथ अचीव कर सकते हो। अगर आपको फॉरेन में जाके पढ़ाई करनी है, अच्छी एजुकेशन लेनी है, अच्छी जॉब करनी है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको ये शहर छोड़ना पड़ेगा, आपको अपने माता पिता से थोड़ा दूर रहना पड़ सकता है। यू कैन नॉट फुलफिल ऑल द गोल्स एट द सेम टाइम। सो डिपेंडिंग अपॉन योर प्रायोरिटीज, यू चूज द गोल फॉर योर सेल्फ। इसलिए अलग अलग गोल्स को अलग अलग प्लान्स में प्रायोरिटाइज किया गया। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल पहले 5 ईयर प्लान में हमारा उद्देश्य था एग्रीकल्चर को इंपॉर्टेंस देने का, तो एग्रीकल्चर फोकस किया गया। दूसरे प्लान में हमारा उद्देश्य था कि हमें इंडस्ट्री को मोटिवेट करना है, तो इंडस्ट्री को फोकस किया गया। इसलिए हर प्लान में अलग अलग चीजों पर फोकस किया गया। A 5 year plans do not spell out how much of each and every good and service should be produced. देखिए रशिया में क्या हुआ था कि उन्होंने तो गवर्नमेंट ने सब कुछ बताया था कि भाई कौन सी वस्तु बनेगी और कितनी बनेगी, ठीक है ना। लेकिन इंडिया जैसे देश में पॉसिबल नहीं था, ना वो जरूरी भी नहीं था कि भाई कितना बनाना है। आपको सेक्टर्स खोल दिए कि भाई ये प्राइमरी, ये सेक्टर्स पब्लिक के हाथ में रहेंगे और ये सेक्टर प्राइवेट कर दिए हमने। प्राइवेट वाले कितना बना रहे हैं इस पर लिमिट नहीं रखी गई। वो पॉसिबल भी नहीं था, जरूरी भी नहीं था, क्योंकि रशिया ने ऐसा करने की सोचा था और वो फेल भी हो गए थे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे डिसाइड किया गया कि सेक्टर्स स्पेसिफाई कर दिए गए, भाई कौन कौन सेक्टर प्राइवेट कहलाएंगे, कौन कौन सेक्टर गवर्नमेंट अपने हाथ में रखने वाली है। तो ये थे हमारे जो प्लान्स थे उनके पीछे का मोटिव। तो आइए अब देखते हैं इन 5 प्लान्स को बनाने के पीछे उद्देश्य क्या थे, गोल्स क्या थे। इन 5 प्लान्स के पीछे जो मेन मोटिव थे हमारे, उन्हें हम 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला उद्देश्य था ग्रोथ, यानी देश की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ होनी चाहिए, यानी कि वृद्धि होनी चाहिए। देन सेल्फ रिलायंस, इंडिपेंडेंस हो, किसी और पर डिपेंडेंस ना हो। मॉडर्नाइजेशन, यानी कि आधुनिकीकरण, मॉडर्न टेक्निक्स का यूज करें हम, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपना पाए हम। एंड दिस लास्ट में इक्विटी। इक्विटी मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो समानता, या सबको समान अधिकार, सबको समान अवसर प्रदान करना। इनको एक करके अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं अभी, जिससे आपको इनके बारे में डिटेल में नॉलेज मिल जाएगी, तो यू कैन राइट बेटर आंसर्स इन योर मेंस एग्जामिनेशंस। हमारा पहला गोल है ग्रोथ, यानी कि वृद्धि। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? देखिए वैसे तो ग्रोथ वर्ड आप सभी ने सुना होगा, इसका मतलब भी आपको पता ही होगा ऑलमोस्ट, बट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स व्हेन वी टॉक अबाउट, उसमें क्या होता है वो देख लेते हैं अपन। इंक्रीज इन द कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री। जो देश के अंदर गुड्स और सर्विस का निर्माण हो रहा है, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाना। यानी जितने गुड्स आपके देश में आज बन रहे हैं उससे ज़्यादा बने अगले साल, जितनी सर्विसेज आप आज प्रोवाइड करा रहे हैं अपने देश में उससे ज़्यादा आप प्रोवाइड करा पाएं अगले साल। ये हमारे देश में ग्रोथ का मतलब होता है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। फिर से देख लेते हैं डेफिनेशन एक बार। इंक्रीज इन द कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री। देश के अंदर जितनी भी वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन आप कर रहे हैं उसकी मात्रा में, उसकी कैपेसिटी में वृद्धि करना, उसको हम बोलते हैं ग्रोथ। अब इसका और डिटेल में देख लेते हैं हम थोड़ा सा। ग्रोथ के 3 पर्सपेक्टिव होते हैं। पहला है लार्जर स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल। सी कैपिटल हम लास्ट क्लास में देखा था, कैपिटल मतलब वो चीजें जो आपको प्रोडक्शन में हेल्प करें। तो प्रोडक्टिव कैपिटल का स्टॉक बढ़ना, वो भी वृद्धि कहलाएगी आपकी। जितनी मशीनें आपके पास आज हैं, जितना पैसा आपके पास आज है जो प्रोडक्टिव है, जिसको आप उपयोग में ला सकते हो, उससे उत्पादन बढ़ा सकते हो आप, उसके स्टॉक में इंक्रीमेंट होना, ये भी ग्रोथ है आपकी, क्योंकि अगले साल वो आपको और ज्यादा प्रोडक्शन करने में हेल्प करेंगे। सेकेंडरी थिंग, लार्जर साइज ऑफ सपोर्टिंग सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट एंड बैंकिंग। जो सपोर्टिंग सर्विसेज होती हैं आपकी, भाई ट्रांसपोर्ट है, बैंकिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको प्रोडक्शन करना है, यू नीड मनी फॉर दैट, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम एवरीबडी डू नॉट हैव द अमाउंट अवेलेबल विथ हिम और हर सो दैट ही मे प्रोड्यूस थिंग्स। भाई हर व्यक्ति के पास उतनी पूंजी उपलब्ध नहीं होती है कि वो किसी भी चीज का प्रोडक्शन कर सके इजीली।
उसके लिए बैंकिंग की फैसिलिटी की आवश्यकता पड़ती है, तो वो इजीली अवेलेबल हो आपके लिए। देन प्रोडक्शन आपने कर लिया, गुड्स आपको बेचनी है तो आपको दूसरी जगह भेजनी पड़ेंगी, फॉर दैट यू नीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो अगर आपके सपोर्टिंग सर्विस जो है, ट्रांसपोर्ट है, बैंकिंग है, ये भी बढ़ रहे हैं, इनका साइज बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके देश की इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रही है। देन थर्डली, इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल एंड सर्विसेज। जो प्रोडक्टिव कैपिटल है आपके पास और सर्विसेज है जो आपने फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में डिस्कस किए हैं, इनकी एफिशिएंसी बढ़ना, मतलब पहले जो सर्विस आपको मिल रही थी उससे बेटर सर्विस मिल रही है आपको, इसका मतलब ये है कि उसकी एफिशिएंसी बढ़ रही है। अगर बैंकिंग वाले जो है आपको 6 घंटे काम करके कुछ काम करके दे रहे थे, वो 4 घंटे में कर रहे हैं, मतलब उनकी एफिशिएंसी बढ़ गई है। ठीक है, तो ये 3 तरीके से आपके देश की इकोनॉमी ग्रो कर सकती है। इस स्लाइड को पॉज करके एक बार फिर से देखिएगा, और अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज रिवाइंड द वीडियो, बिकॉज ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या दिया है। और ग्रोथ, अ गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज स्टेडी इंक्रीज इन द जीडीपी। अब एक बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है इन्होंने यहाँ पे कि यदि आपको ग्रोथ देखनी है कि देश की इकोनॉमी ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है, आप उसके बारे में जानना है, तो उसका सबसे अच्छा इंडिकेटर होता है उस देश की जीडीपी देखना, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यदि देश का जीडीपी इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ये है कि उस देश की इकोनॉमी ग्रो कर रही है। अब जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बाकी इसको अपन मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिटेल में पढ़ते हैं कि इसके फैक्टर्स क्या होते हैं, किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है जीडीपी। बट अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि जीडीपी एक केक है, इट्स लाइक अ केक, जहाँ से आपको इमेज दिख रही होगी, एंड ग्रोथ इज इंक्रीज इन द साइज ऑफ द केक। और ग्रोथ का मतलब ये है कि केक के साइज में बढ़ना, केक का साइज बड़ा होना। सीधी सी बात है, अगर आप चाहते हो कि हर व्यक्ति को केक मिले तो केक को बड़े से बड़ा होना पड़ेगा, जितना बड़ा केक होगा उतना ही सबका शेयर उसमें बड़ा होगा, या ज्यादा लोग उसे एंजॉय कर पाएंगे। तो जीडीपी का मतलब भी यही होता है कि जितनी ज्यादा जीडीपी होगी उतना देश का ग्रोथ हो रही है, और उतने ही ज्यादा लोग उस जीडीपी का फायदा उठा पाएंगे। ठीक है ना। It is necessary to produce more goods and services if the people of India are to enjoy a more rich and varied life. फर्स्ट 5 प्लान के जो गोल था उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर देश के लोगों को ज़्यादा अच्छी, ज़्यादा वैरायटी वाली ज़िंदगी जीनी है, बहुत अच्छी लेविश लाइफ जीनी है, तो हमारे देश में गुड्स और सर्विसेज का जो प्रोडक्शन है हमें वो बढ़ाना पड़ेगा, तभी लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ सकता है। बिकॉज जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतनी ज़्यादा सेल्स होगी, उतनी ज़्यादा पैसा आएगा, और तभी हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो हमारे देश के लोगों का है उसे हम रेज कर सकते हैं, उसे हम ऊपर ले जा सकते हैं। चलिए देखते हैं एक और छोटा सा पॉइंट ग्रोथ के बारे में। द जीडीपी ऑफ अ कंट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। तो जीडीपी है, ये 3 सेक्टर्स हमारे जो देश के हैं उनसे निकल के आती है, ये आप सभी जानते हैं। 3 सेक्टर कौन से हैं? प्राइमरी सेक्टर जिसे हम बेसिकली एग्रीकल्चर से जोड़ सकते हैं, सेकेंडरी सेक्टर जो हमारा इंडस्ट्री से संबंधित है, और टर्शरी सेक्टर यानी कि जो हमारा सर्विस सेक्टर है। तो इन 3 से मिलकर आपकी जीडीपी बनती है। यहाँ पर जो आपको एक पाई चार्ट दिख रहा होगा, एक ग्राफ बनाया हुआ है मैंने यहाँ पे, इसमें तीनों सेक्टर का कंट्रीब्यूशन आज की डेट में लगभग, या मान लो को 2018 के आसपास जो स्थिति थी उसको दर्शाता है ये, कि सर्विस सेक्टर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर 56% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, एंड एग्रीकल्चर इज द लीस्ट कंट्रीब्यूटर विद 18%। ऑल्दो मैक्सिमम पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, बट its contribution towards GDP is the smallest among the 3 sectors। ये आपको यहाँ से ग्राफ से दिख रहा होगा। ठीक है, कुछ अब इसमें अलग अलग प्रकार के देश होते हैं, जैसे हमारा देश क्या है, बेसिकली एग्रीरियन कंट्री, मैक्सिमम पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। ठीक है ना, बट स्टिल हमारा सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर गया है। लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे, कुछ देश ऐसे भी होते हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर होता है, कुछ देश ऐसे होते हैं जहाँ पर इंडस्ट्री सबसे बड़ी कंट्रीब्यूटर होती है। लेकिन अगर सर्विस सेक्टर आपका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर हो रहा है जीडीपी में, इसका मतलब ये है कि आपकी देश की इकोनॉमी जो है वो तेजी से ग्रो कर रही है। दिस इज अ फैक्ट। सेकंड गोल हमारे जो 5 प्लान्स का है वो है सेल्फ रिलायंस। सेल्फ मतलब स्वयं, और रिलायंस मतलब निर्भरता, यानी आत्मनिर्भरता आप कह सकते हो इसे, किसी और पे डिपेंडेंस ना हो, खुद पे ही डिपेंडेंट रहे, ये हम सेल्फ रिलायंस का मतलब समझते हैं, है ना। अब देखते हैं यहाँ पर इसका मतलब क्या है। अवॉइडिंग इम्पोर्ट्स ऑफ दोज गुड्स विच कुड बी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इटसेल्फ। उन वस्तुओं का इंपोर्ट रोकना जिनको आप इंडिया में ही निर्मित कर सकते हो, जिनका निर्माण आप भारत में ही कर सकते हो। सिंपल है भाई, जो चीज़ आप इंडिया में प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसे क्या आप क्यों इंपोर्ट कर रहे हो। और सेकेंडरी चीज है,
नेसेसरी टू रिड्यूस अवर डिपेंडेंस ऑन फॉरेन नेशंस स्पेशली फॉर फूड। सेल्फ रिलायंस का सेकंड गोल जो रखा गया था उसका पीछे ये कारण था कि हमारे जो डिपेंडेंस है दूसरे देशों पे, खासतौर से भोजन के लिए, फूड के लिए, वो खत्म करना। ठीक है, तो सेल्फ रिलायंस का गोल रखने के पीछे दो उद्देश्य थे हमारे। पहली चीज, जिन चीजों को आप इंडिया में ही निर्माण कर सकते हो उनको बाहर से नहीं मंगाना है, आपको इंडिया में प्रोड्यूस कीजिए आप। ठीक है, और सेकेंडरी थिंग, ये हमारी जो निर्भरता है दूसरे देशों के ऊपर, चाहे वो गुड्स के लिए हो, चाहे वो अ, किसी भी प्रकार की वस्तुओं के लिए हो, खास तौर से फूड आइटम्स के लिए, तो उसे हमें रोकना था, उसे हमें खत्म करना था। ये था हमारे सेल्फ रिलायंस गोल लेने के पीछे का कारण। और एक जो गोल था सेल्फ रिलायंस का, उसके पीछे कुछ और कारण भी थे जो हिडन, आप जिन्हें आप रियल कह सकते हो। एक तो ये था कि भाई, जो लोग अभी हाल ही में फ्री हुए फॉरेन डोमिनेशन से, किसी देश के आप गुलाम थे, उससे आप अभी अभी आज़ाद हुए हो, तो सीधी सी बात है, आपको सेल्फ रिलायंस पे फोकस करना चाहिए। अगर आप सेल्फ रिलायंस नहीं करोगे, आप उन पर डिपेंडेंसी बनाए रखोगे, तो चांसेस आर देयर कि आपको फिर से कोई गुलाम बना लेगा। ठीक है ना। और सेकंड चीज एक और थी उसमें, यार इम्पोर्टेड फूड आइटम्स पे, फॉरेन टेक्नोलॉजी पे, फॉरेन कैपिटल पे यदि आप डिपेंडेंट रहोगे, तो आपकी जो सोवरेनिटी है, यानी कि संप्रभुता है, यानी कि अ, इसका मतलब बताता हूँ पहले मैं आपको। सोवरेनिटी मतलब होता है कि आपके जो इंटरनल अफेयर्स हैं वो आप खुद गवर्न करोगे, किसी और देश की उसमें दखलंदाजी नहीं होगी। अब सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या बोला उन्होंने कि अगर आप किसी पर डिपेंडेंट रहोगे फूड के लिए, चाहे टेक्नोलॉजी के लिए, चाहे पैसों के लिए, तो आपकी जो सोवरेनिटी है वो वल्नरेबल हो जाती है, उसमें मतलब चूक हो सकती है आपसे। और हो सकता है कि कोई जिससे आप देश से पैसे ले रहे हो, हेल्प ले रहे हो, फूड ले रहे हो, वो आप पे अपनी, या आपकी देश की जो राजनीति है उसमें तो दखलंदाजी कर सकता है, आपकी सरकार के बीच में इंटरफेरेंस कर सकता है। तो हम नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो, इसलिए हमारे जो निर्माता थे, हमारे जो 5 प्लान्स के, उन्होंने ये साफ साफ उसमें पॉइंट रखा था कि भाई ग्रोथ के बाद सेकंड इंपॉर्टेंट चीज होगी, वो सेल्फ रिलायंस की, हमें खुद पे डिपेंडेंट रहना है, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होना है फॉर अवर बेसिक नीड। चलिए, मूविंग ऑन टू द थर्ड गोल। जो हमारी 5 प्लान्स थे उनका जो थर्ड गोल था वो था मॉडर्नाइजेशन, यानी आधुनिकीकरण। अब मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या होता है, ये आप सभी जानते हैं। मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, नई नई चीज़ें सीखना, उन्हें इम्प्लीमेंट करना, ये हम सब जानते हैं मॉडर्नाइजेशन का मतलब। लेकिन इकोनॉमिक्स के टर्म्स में मॉडर्नाइजेशन क्या था वो देख लेते हैं पहले। टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय अडॉप्टिंग न्यू एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज। गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन बढ़ाना नई टेक्निक से और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, मतलब जो लेटेस्ट अवेलेबल टेक्नोलॉजीज हैं उनका आप यूज़ करिए, और उनकी मदद से जब आप प्रोडक्शन करेंगे तो इसे बोलेंगे मॉडर्नाइजेशन। जैसे फॉर एग्जांपल, पुराने ज़माने में लोग खेती करते थे तो बैलों का इस्तेमाल करते थे, हल का इस्तेमाल करते थे, बट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, इंसान ने ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, मशीन्स का, इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इससे खेती में कई गुना उत्पादन बढ़ गया। दिस इज मॉडर्नाइजेशन ऑल अबाउट। चलिए थोड़ा डिटेल में देखते हैं इसको अपन। मॉडर्नाइजेशन मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय अडॉप्टिंग न्यू एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज। जो नई और उन्नत तकनीकें हैं, जो नई नई डेवलप हो रही हैं, उन सब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन करना गुड सर्विस का, ये अपन जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, नई सीड वैरायटी का आप यूज़ करते हो, जो हाइब्रिड सीड्स आते हैं, या जो अपनी ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था देश में उस टाइम, जो आए थे HYV सीड्स, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, जब लॉन्च किए गए थे इंडिया में, तो उससे ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी। तो उससे क्या हुआ था कि उत्पादन कई गुना बढ़ गया था। जो बीज थे, जो सीड्स थे, बहुत ही एडवांस्ड वैरायटी थी उनकी, तो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन उन्होंने बढ़ा दिया था। उसी प्रकार एक फैक्ट्री भी अपनी प्रोडक्शन बढ़ा सकती है नई टाइप की मशीन्स यूज़ करके। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली ये है कि मॉडर्नाइजेशन का मतलब केवल नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करना नहीं है। हमारे समाज में भी मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, यानी कि नए नए और मॉडर्न विचारों का भी उत्पादन होना चाहिए। जैसे वुमेन शुड हैव द सेम राइट्स एज मैन। महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार मिले, वो कंधे से कंधे मिला के काम कर सकें। क्योंकि अपनी जो पारंपरिक जो जीवन था, पुराना जो भारत था, उसमें क्या था कि वुमेन को ऐसा माना था भाई वो सिर्फ घर के काम करने के लिए है, जबकि बाहर का जो काम होगा वो पुरुष करेंगे। लेकिन मॉडर्न सोसाइटी में ऐसा नहीं होता है। महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिला के काम करती हैं। जैसे आपने देखा होगा इंडिया में भी अब हर फील्ड में फीमेल्स हैं, चाहे वो फाइटर पायलट हों, चाहे नेवी में हों, चाहे वो एक्ट्रेस हों, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, एवरीवेयर यू फाइंड वुमेन।
तो चाहे बैंक हो, फैक्ट्रीज हो, स्कूल्स हो, हर जगह महिलाओं को बढ़ावा दिया जाए। ये मॉडर्नाइजेशन का भी एक रूप है, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन मतलब केवल मशीन्स को इम्प्रूव करना नहीं है, टेक्नोलॉजी का नया यूज़ करना नहीं है, बल्कि हमारे विचारों का भी मॉडर्न होना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप मॉडर्नाइजेशन इज क्लियर टू यू। इसके बाद आएगा हमारा लास्ट गोल। देखिए, लास्ट गोल है जो हमारा, वो है इक्विटी, यानी कि समानता या समानता के अवसर प्रदान करना। जैसे आपको स्क्रीन पे एक इमेज दिख रही होगी, इसमें क्या है कि भाई तीन लोग हैं जो एक पेड़ से फल तोड़ रहे हैं, तीनों की हाइट डिफरेंट है, तीनों की हाइट ऊंचाइयां अलग अलग हैं, लेकिन एक व्यक्ति को एक बॉक्स दिया गया, इस पे खड़े होकर वो फल तोड़ सकता है, दूसरे को दो बॉक्स दिए गए क्योंकि उसकी हाइट पहले वाले की तुलना में कम है, तो उसको भी पूरी अपॉर्चुनिटी मिल पाए उस फल को तोड़ने की, उसको एक्स्ट्रा अवसर प्रदान किए गए हैं। और थर्ड वाले की हाइट चूंकि सबसे कम है, इसलिए उसको तीन बॉक्स दिए गए हैं जो एक के ऊपर एक रखे गए हैं, और वो उनकी हेल्प से आसानी से पहुंच सकता है वहां तक, अपने गोल तक, यानी कि उस लक्ष्य को अचीव करने के लिए। तो यही इक्विटी का मतलब होता है। इससे आपको समझ में आ गया होगा शायद कि इक्विटी मतलब इक्वालिटी नहीं होता कि भाई सबको एक एक बॉक्स नहीं दिया है, सबको इक्वालिटी नहीं दी है हमने। जैसे हम देखते हैं भाई, रिजर्वेशन को लोग बहुत विरोध करते हैं, ये रिजर्वेशन क्यों दिया जाता है, टैलेंट पीछे रह जाता है, लेकिन जो लोग पीछे हैं, बैकवर्ड क्लासेस हैं, शेड्यूल्ड कास्ट हैं, जो सालों से, कई वर्षों से आदिवासी थे, उनको अगर जब तक आप सेम प्लेइंग फील्ड पे दौड़ाओगे तो कभी दौड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके पास अवसर कभी थे नहीं। तो उनको पहले कुछ अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं, जिनकी मदद से उन्हें थोड़ा हेल्प दिया जाता है, थोड़ा पुश किया जाता है, जिससे वो अपने गोल तक अचीव कर सकें। और इसी को हम कह सकते हैं कि समाज में समानता के जो अवसर प्रदान किए जा रही है, क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, इसको ही हम इक्विटी के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। सो लेट्स गो थ्रू इट इन डिटेल। इक्विटी मतलब क्या होगा? एवरी पर्सन शुड बी एबल टू मीट हिज और हर बेसिक नीड्स सच एज फूड, डिसेंट हाउस, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। हर व्यक्ति को अपनी मूलभूत सुविधाएं, मूलभूत आवश्यकताएं, यानी कि खाने के लिए भोजन हो, एक रहने के लिए डिसेंट सा घर हो, एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, ये सब फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना, ये इक्विटी होता है। ग्रोथ हो, मॉडर्नाइजेशन हो, सेल्फ रिलायंस हो, तीन जो आपके गोल थे, ये अपने आप इंसान की जो जीवन है उसके स्तर को नहीं बढ़ा सकते। दे कैन नॉट इम्प्रूव द काइंड ऑफ लाइफ विच पीपल आर लिविंग। सो फॉर दैट यू हैव टू सप्लाई देम फूड। बस खाना होगा, अच्छा रहने के लिए होगा, अच्छी शिक्षा होगी, स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी, तो ऑब्वियसली बात है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ सकता है। ठीक है, क्योंकि ऐसा कह सकते हैं कि ये कंट्री कैन हैव हाई ग्रोथ, मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी डेवलप्ड इन द कंट्री इटसेल्फ, मतलब सबसे अच्छी ग्रोथ भी हो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी यूज हो रही हो जो इंडिया में डेवलप हो रही हो, फिर भी हो सकता है कि आपके देश के लोग गरीबी रेखा में रहते हो, गरीब बहुत सारे हों। तो यही पॉसिबल है। इसलिए सरकार का उद्देश्य ये था कि भाई ये तीन चीजें जो जरूरी है देश की ग्रोथ के लिए वो तो है ही, बट साथ ही साथ एक सोशल मैसेज भी जाना चाहिए, मतलब समाज के लिए भी कुछ करना होगा। तो इक्विटी इज ऑल्सो अ गोल ऑफ अवर 5 ईयर प्लान। ठीक है, उनका उद्देश्य ये था कि जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो देश की, जब देश आर्थिक रूप से आगे बढ़े, समृद्ध हो जाए, तो उसका फायदा न केवल अमीरों को मिले कि जो ग्रोथ में योगदान दे रहे हैं, जो सेल्फ रिलायंस में योगदान दे रहे हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बड़े पैसे वाले, उनको फायदा मिल रहा है, ऐसा नहीं। सरकार का उद्देश्य था कि जो गरीब तबका है देश का, जो गरीब लोग हैं देश के, उनको भी इस चीज का फायदा मिले। इसलिए हमारे जो 5 ईयर प्लान थे, उनके जो 4 मेन गोल्स थे, उसमें चौथे नंबर पर इक्विटी को भी रखा गया, जिससे कि बाकी तीन के साथ साथ आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ भी करना होगा, अपनी संपत्ति लोगों के साथ शेयर भी करनी होगी, कि जो गरीब लोग हैं उनका भी थोड़ा सा उद्धार हो सके और वो भी लाइफ में आगे बढ़ सकें, कुछ अचीव कर सकें। सो दिस वाज द सेकंड पार्ट। आई होप आपको ये लेक्चर्स पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट है तो जस्ट फील फ्री टू आस्क मी, वेदर इन व्हाट्सएप और ऑन यूट्यूब, wherever you feel feasible, जहाँ आपको अच्छा लगता है वहाँ पूछ सकते हैं कोई डाउट है आपको तो। बाकी अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अपने ही जैसे दोस्तों को बताइए, जिससे कि उनका भी थोड़ा सा भला हो सके। थैंक यू वेरी मच। एंजॉय स्टडीइंग।